आप सभी का प्रश्न मंच में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी हमारे देश की संसद। हमारे देश की संसद कैसे काम करती है, क्या प्रोसीजर है, कौन से सदन होते हैं, हमारे देश में कानून कैसे बनते हैं, ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इंडियन पॉलिटी का फिफ्थ पार्ट है ये, भारतीय राज्य व्यवस्था का, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न, देश में कानून बनाने का काम कौन करता है? कानून बनाने का काम कौन करता है? भारत की संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हमारे जितने भी देश में कानून बनते हैं पूरे देश के जो अंदर लागू रहते हैं वो भारत की संसद बनाती है। तो इस संसद के बारे में ही हम इस वीडियो में देखते हैं। अगला प्रश्न, संसद के कितने अंग है? संसद में क्या क्या आता है, कितने अंग है? 3 अंग है संसद में, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद का ही अंग है और ये तीनों अंग मिलकर के जो भी कानून है वो बनाते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा ये क्या है? ये सदन है, हाउस, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है लोकसभा और राज्यसभा को। तो टोटल अंग 3 है और 2 सदन है। अगला प्रश्न, संसद का सत्र क्या होता है और एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? जो संसद का सत्र होता है ना, जिस दौरान संसद में कार्य चल रहा होता है उसे बोलते हैं संसद का सत्र। यानी कि जिस समय अवधि के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें चलती हैं उसे संसद का सत्र बोलते हैं, जब लोकसभा और राज्यसभा में सभी एमपीज बैठते हैं और कार्य करते हैं और कानून बनाते हैं। और एक साल में 3 बार ये जो बैठकें होती हैं, 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? बजट सत्र होता है जो फरवरी से मई के बीच में होता है, फिर जून की छुट्टी होती है, फिर मानसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर के बीच में, फिर होता है शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच में। तो ये 3 सत्र होते हैं एक साल में, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन बोला जाता है इनको। और एक सीजन में यानी कि जैसे कि फरवरी से मई के बीच में चला तो हर रोज बैठकें होती हैं, एक सत्र में कई सारी बैठकें होती हैं। और हर बैठक में डेली जो टाइमिंग रहती है वो रहती है सुबह 11 से 1 बजे और शाम को दोपहर 2 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो दिन में 2 बार बैठक होती है, सुबह 11 से 1 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक संसद चलती है। तो ये होता है संसद का सत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अब संसद के 2 सदन हमने देखे थे, लोकसभा और राज्यसभा। इनमें से स्थायी सदन, परमानेंट हाउस किसे बोला जाता है? ठीक है, और इसके साथ साथ उच्च सदन भी बोला जाता है। स्थायी सदन और उच्च सदन किसे बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं। राज्यसभा को संसद का स्थायी और उच्च सदन कहा जाता है। स्थायी सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कभी पूरी तरह से भंग नहीं होती। ठीक है, और राज्यसभा किसे रिप्रेजेंट करती है? भारत के राज्यों को, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है हमारी राज्यसभा। और इस संसद का स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूरी तरह से भंग नहीं होती। और राज्यसभा के जो सदस्य रहते हैं इनका कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? 6 साल का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का जो सदस्य होता है 6 साल के लिए सदस्य बनता है। लेकिन इसमें से जो भी राज्यसभा के कुल सदस्य हैं उसमें से 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं। हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और फिर से चुनाव होता है इन 1/3 सदस्यों के लिए, फिर से ये सीटें भरी जाती हैं। और जो सदस्य रिटायर होते हैं वो कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं, 1 से अधिक बार। तो ये राज्यसभा के बारे में था। अगला प्रश्न, संसद का अस्थायी सदन यानी निचला सदन किसे कहते हैं? अस्थायी सदन बोलते हैं लोकसभा को, निचला सदन भी बोलते हैं लोकसभा को, जो क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। और लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? सीधा भारत की जनता को, भारत के लोगों को, क्योंकि भारत के लोग लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको भारत के लोगों द्वारा सीधे चुना जाता है चुनाव द्वारा हर 5 साल में। और लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को किया जा सकता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। इसकी जो अवधि होती है लोकसभा की आमतौर पर 5 वर्ष की होती है। ठीक है, हर 5 साल बाद चुनाव होंगे और 5 साल बाद ये खुद ही विघटित हो जाएगी, नए चुनाव होंगे, नई सरकार आएगी, फिर से लोकसभा का गठन होगा। तो ये था लोकसभा के बारे में। अब इनके सदस्यों के बारे में हम देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं कुल? राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है वो 250 है। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से जो 238 सदस्य हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रिप्रेजेंट करते हैं, 238 सदस्य है। और इन्हें चुनता कौन है? जो अलग अलग राज्यों के एमएलएज हैं, इलेक्टेड एमएलएज हैं, वो इनडायरेक्टली उनके द्वारा ये जो राज्यसभा के सदस्य को चुना जाता है। और 238 सदस्य ये हो गए और 12 जो सदस्य बच गए उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति किसी भी विषय में अगर किसी व्यक्ति ने अभूतपूर्व कार्य किया है तो राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य उसे बना सकता है। ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में भेज सकता है राष्ट्रपति। तो 238 और 12 कुल हो गए 250। और वर्तमान में अभी राज्यसभा में 245 सदस्य बैठते हैं। ठीक है, ये था राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। अब लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी रहती है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या होती है वो 552 होती है।
552। इसमें से 530 जो होते हैं वो राज्यों से आते हैं और जो 20 हैं वो यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं, एमपीज, जो डायरेक्टली जनता द्वारा चुने जाते हैं। और राष्ट्र जो बच गए दो हैं उनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, वो जिसको राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है किसी भी फील्ड के, और लोकसभा में राष्ट्रपति सिर्फ 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है और वो भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होने चाहिए। लोकसभा सदस्य के जो सदस्य हैं वो देश की जनता द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं हर 5 साल में। जब केंद्र सरकार का गठन होता है, एमपीज का जब चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, तो जनता डायरेक्टली चुनती है लोकसभा के सदस्यों को। और वर्तमान में लोकसभा के 545 सदस्य हैं अभी। तो ये थे लोकसभा के सदस्यों की संख्या। अब अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष हो तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हो। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? अब राज्यसभा का जो सभापति है, तो उनके राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के बारे में हमने देखा। अब इनके जो सभापति हैं उनके बारे में देखते हैं। जो देश का उपराष्ट्रपति होता है यानी वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो होता है राज्यसभा का अध्यक्ष यानी राज्यसभा का सभापति। नॉर्मल टाइम में तो राज्यसभा का सभापति रहता है। अगर प्रेसिडेंट की वैकेंसी खाली हो जाए किसी कारणवश अचानक से, उस टाइम पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है, अदरवाइज वह राज्यसभा का सभापति रहता है। और जो राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति होता है, उसका चुनाव कैसे होता है? कैसे? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर वोटिंग करते हैं और सबसे ज्यादा वोट पाने वाले व्यक्ति को उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। ठीक है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति है हमारे देश में और जो राज्यसभा का अध्यक्ष है वो एक ही व्यक्ति है। उन्हें राज्यसभा के, और अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? राज्यसभा के पूर्ण बहुमत से और लोकसभा के सामान्य बहुमत से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर के वोट कर दे कि हटाने के लिए, और लोकसभा के सामान्य बहुमत से अगर वोट कर दे तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अच्छा, राज्यसभा के जो सभापति होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष, क्या उसकी शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष के समान होती है? सिर्फ एक धन विधेयक यानी मनी बिल को अगर छोड़ दिया जाए, मनी बिल के केस में लोकसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, उसकी शक्तियां ज्यादा रहती हैं। उसको छोड़ करके राज्यसभा का अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां एक समान होती हैं। तो ये हमने जाना राज्यसभा के अध्यक्ष के बारे में। अब देखते हैं लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसको बोलते हैं हम स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है स्पीकर। अभी जैसे कि लोकसभा में अध्यक्ष है ओम बिरला, वो स्पीकर हैं। ठीक है, और इस जो स्पीकर को कैसे चुना जाता है? तो स्पीकर को आम चुनाव के बाद जैसे ही लोकसभा की पहली बैठक हुई, नए एमपी चुन के आए, ठीक है, उन्होंने पहली बैठक की और उसमें लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्य मिलकर वोटिंग करते हैं और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलती है, जिस पार्टी के कैंडिडेट को, उसको स्पीकर बना दिया जाता है। स्पीकर का कार्यकाल भी कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। हालांकि लोकसभा के सदस्य 5 साल से पहले भी बहुमत से स्पीकर को अपने उसके पद से हटा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो कार्यकाल होता है लोकसभा का भी 5 साल होता है और स्पीकर का भी 5 साल रहता है। अब लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका क्या काम रहता है, क्या रोल होता है? लोकसभा जैसे कि क्लासरूम में टीचर का रोल होता है क्लास को मॉनिटर करना, उनको डिसिप्लिन में रखना, वैसे ही लोकसभा स्पीकर का काम रहता है। वह दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं सदन के यानी लोकसभा के, उनको देखता है, उसकी देखरेख में होते हैं। सदन की जो कार्यवाही होती है उसको लोकसभा के स्पीकर के अंडर में होती है वो सारी कार्यवाही। सदन वह किसी भी सदस्य को सदन के अंदर उसके अनियंत्रित व्यवहार के लिए सस्पेंड भी कर सकता है। अगर लोकसभा का सदस्य कोई लोकसभा के नियमों के, सदन के नियमों के हिसाब से नहीं चलता है तो स्पीकर को अगर वो लगता है तो उसको वह लोकसभा से सस्पेंड भी कर सकता है, उसको दंडित भी कर सकता है। और अगर कोई मनी बिल है कि नहीं है, मनी बिल काफी इंपोर्टेंट बिल होता है, आगे हम देखेंगे, तो ये तय करने का अधिकार भी स्पीकर को दिया गया है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड करेगा लोकसभा का स्पीकर। इसमें राज्यसभा के अध्यक्ष से ज्यादा पावर स्पीकर के पास होती है इसमें। तो ये होता है स्पीकर के बारे में हमने देखा, स्पीकर कौन होता है, क्या कार्यकाल होता है, क्या उसका कार्य होता है, ये हमने जाना। अब सदन का अगर कार्य चलाना है, राज्यसभा या लोकसभा कोई भी सदन है, तो कम से कम हमने कुल सदस्य उनके देखे कि कितने हैं। ठीक है, जैसे कि लोकसभा में 552, राज्यसभा में 250, तो कितने सदस्य मौजूद होने चाहिए ताकि सदन की कार्यवाही चल सके? तो सदन का कार्य चलाने के लिए सदन में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होने चाहिए। जैसे कि 552 का 10वां हिस्सा अगर हम करें तो लोकसभा में 55 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा में निकल के आएंगे 25 सदस्य। 250 का 10वां हिस्सा 25। तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य उपस्थित हो और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य बैठे हो, तब सदन की कार्यवाही चलेगी। और इस सदस्यों की इस कम से कम संख्या का एक नाम दिया गया है कोरम, इसे बोलते हैं, यानी कोरम पूरा होना चाहिए।
अगर ये कोरम पूरा नहीं होता है, जो सदन का अध्यक्ष होता है वो सदन को स्थगित कर देता है कि जब कम से कम इतने सदस्य आ जाएंगे तभी कार्यवाही चलेगी। अब अगला प्रश्न, संसद कानून कैसे बनाती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे देश में कानून कैसे बनते हैं? कौन बनाता है? पता चल गया, संसद बनाती है। और संसद में क्या प्रोसीजर है कानून बनाने का? अब जब भी संसद में कोई नया कानून बनाना होता है या कोई कानून पास करना होता है तो इससे संबंधित एक बिल लाया जाता है सबसे पहले। और बिल कौन लेकर के आएगा? सदन का कोई भी सदस्य लेके आ सकता है बिल। लोकसभा में भी लेके आ सकता है या राज्यसभा में भी। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी सदस्य अपने सदन में बिल पेश करेगा। अगर उस सदन में वह बिल पास हो जाता है, मान लो लोकसभा में पास हो गया, फिर वह दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरे सदन में भी वहां पे वोटिंग होगी। ठीक है, वोटिंग में दूसरे सदन में भी अगर वो पास हो गया, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया, उसके बाद फिर सदन संसद का जो तीसरा अंग है यानी राष्ट्रपति के पास बिल भेजा जाएगा। और राष्ट्रपति की से सहमति मिलने के बाद वह बिल देश का कानून बन जाता है और गजट नोटिफिकेशन में वह छप जाता है। इस प्रकार हमारे देश का कानून बनता है। कोई भी बिल आया, एक सदन में वोटिंग हुई, पास हो गया, फिर दूसरे सदन में गया, वहां से भी पास हो गया, फिर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी और वह इस प्रकार देश का कानून बन गया। इस प्रकार देश में कानून बनते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाई जाती है? एक और यहाँ पे प्रोसीजर है ज्वाइंट सिटिंग का, संयुक्त बैठक का। ये कब बुलाते हैं? मान लो अगर कोई बिल पेश किया लोकसभा में या राज्यसभा में, एक सदन ने तो वो पास कर दिया और दूसरे सदन ने पास करने से मना कर दिया। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों ही सदनों की संयुक्त बैठक बुला लेता है, एक जगह बैठ जाते हैं दोनों सदनों के सदस्य, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। और उस ज्वाइंट सिटिंग में अध्यक्ष कौन रहेगा? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर जो होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है उस ज्वाइंट सिटिंग की। फिर इस विवादित बिल को इस संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा वोटिंग करवाई जाती है। और अगर सभी सदस्यों ने बहुमत से यहाँ पे पास कर दिया ज्वाइंट सिटिंग में, तो इस बिल को पास हुआ माना जाता है, इसलिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। अगर कोई बिल एक सदन में पास हो जाए और दूसरे में अटक जाए तो दोनों को एक साथ बुलाया जाता है और फिर वोटिंग करवाई जाती है। अब क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा रहती है 552 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या सिर्फ 250 है, तो ऐसे ज्वाइंट सिटिंग के केस में ज्यादा चांसेस होते हैं लोकसभा जो चाहेगी वैसे ही पास होगा। ठीक है, तो इस संयुक्त बैठक में जो वोटिंग होती है उसके बहुमत से बिल पास करवा लिया जाता है। अब ऐसे कौन से बिल हैं जो इस प्रकार ज्वाइंट सिटिंग से पास किए गए हैं हमारे देश में? तो अभी तक 3 बिल ऐसे ज्वाइंट सिटिंग से पास हुए हैं दोनों सदनों में, जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाकर पास करवाए गए, ऐसे 3 बार हुआ है। कौन से हैं? पहला 1960 में दहेज प्रतिषेध बिल, फिर दूसरा बैंक सेवा आयोग बिल 1977 में, और तीसरा आतंकवाद निवारण बिल 2002 में। ये 3 बार जो बिल हुए थे ये ज्वाइंट सिटिंग से पास किए गए थे। अगला प्रश्न, कौन सा बिल पास करने के लिए लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से ज्यादा रहती है? तो ऐसा कौन सा बिल है जिसमें, वैसे तो दोनों सदनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं, लेकिन एक जो मनी बिल होता है यानी धन विधेयक जो होता है उसमें लोकसभा की शक्ति ज्यादा रहती है मनी बिल को पास करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो मनी बिल होता है ना, पहली बात तो वो सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और वो भी राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद। ठीक है, राज्यसभा में प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता, सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद। और राज्यसभा मनी बिल में ना तो कोई अमेंडमेंट कर सकती है, यानी ना तो कोई संशोधन कर सकती है, उसे बदल नहीं सकती, उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकती। ठीक है, उसको पास करना ही पड़ता है उसको 14 दिन के अंदर अंदर। और धन विधेयक यानी मनी बिल को हमारे संविधान में ही आर्टिकल 110 में इस धन विधेयक के जो भी प्रोविजंस है उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 110 में। और इसमें क्या मामले रहते हैं? जो वित्तीय मामले, फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं ना, वो होते हैं मनी बिल में, जैसे कि कर से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, पब्लिक खर्च से रिलेटेड। तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो मनी बिल में होते हैं और इस मनी बिल के केस में लोकसभा की शक्ति ज्यादा रहती है। और ये डिसाइड करने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को ही है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। अब अगला प्रश्न, मनी बिल अगर पास करना हो तो कैसे पास होगा संसद में? ठीक है, मनी बिल हमने देख लिया, उसमें लोकसभा की शक्ति ज्यादा रहती है मनी बिल पास करने में, लेकिन प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले तो मनी बिल यानी जो धन विधेयक होता है वो सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है और वो भी केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में पेश कर दिया, फिर लोकसभा अध्यक्ष को के पास यह तय करने की शक्ति होती है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ने अगर बोल दिया कि यह बिल मनी बिल में की कैटेगरी में आता है, फिर आगे इस लोकसभा में यहाँ पे पास करवाया जाता है। ये बिल लोकसभा में पास करने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। अब राज्यसभा क्या करती है? राज्यसभा इस मनी बिल को ना तो रिजेक्ट कर सकती, ना ही इसमें कुछ बदलाव कर सकती। राज्यसभा को मैक्सिमम 14 दिनों के भीतर ये बिल पास करना होता है। अगर राज्यसभा 14 दिनों के भीतर ये बिल पास नहीं करती तो राज्यसभा से इसको ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है। ठीक है, इसलिए राज्यसभा की जो शक्ति है मनी बिल में बहुत कम है। अब दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के लिए यह बिल भेजा जाता है और राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी पड़ती है, इसमें लौटा नहीं सकते क्योंकि राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही यह बिल पेश किया गया था। तो ये प्रोसीजर है पूरा जो मनी बिल को पास करने का
से रिलेटेड, जैसे कि बजट है, बजट भी एक तरह का मनी बिल है, तो बजट को पास करना होता है तो ये तरीका है। अब अगला प्रश्न बजट से ही रिलेटेड है। पहली तो बात, बजट होता क्या है? बजट होता है हमारे देश की सरकार का पूरी एक साल की कमाई और खर्चे का लेखा जोखा। ठीक है, कि इस एक साल के अंदर कितनी कमाई हो सकती है और कितना खर्च हो सकता है, इसका एक अनुमान होता है। इससे पता चलता है सरकार को कि कितनी हमारी अनुमानित एक्सपेक्टेड इनकम होगी और कितना खर्च होगा। तो ये होता है बजट। अब बजट तैयार कैसे किया जाता है पूरे देश का? अब इतना बड़ा देश है, इतने सारे मंत्रालय हैं, उन सभी का कितना खर्चा होगा, कितना मान लो इनकम होगी, वो ये सब तैयार कैसे होता है उसका प्रोसीजर देखते हैं। बजट जो तैयार किया जाता है वो किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, यानी वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्रालय के साथ साथ इसमें नीति आयोग और जो अन्य मंत्रालय होते हैं उनका भी सहयोग रहता है। वित्त मंत्रालय के अंदर एक बजट सेक्शन होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक बजट सेक्शन होता है। तो बजट जब तैयार करना होता है तो बजट सेक्शन से अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है, मंत्रालय है, उनसे उनका एक साल का अनुमानित खर्च का और कमाई का वो डाटा मांगा जाता है। उसके बेस पे एक प्रस्ताव तैयार होता है। सभी जो विभाग है उनसे आमदनी और खर्च की जो एक्सपेक्टेड रसीदें हैं या जो डाटा है वो मांगा जाता है, और उससे उस सारे डाटा से फिर एक योजना तैयार होती है, एक प्लान तैयार होता है। और इसके अलावा जो कि रफ तैयार हो गया बजट, अब इसको अंतरिम रूप देने से पहले जो संबंधित राज्य है, बैंकर्स हैं, कृषि क्षेत्र के लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं यानी अर्थशास्त्री हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके साथ भी सरकार बैठक करती है, उनसे भी चर्चा करती है। और उन सबसे चर्चा करने के बाद और प्रधानमंत्री से भी बजट को लेकर के चर्चा की जाती है। फिर अंत में जब सभी से चर्चा हो गई, सभी मंत्रालयों से जो डाटा लेना था वो ले लिया, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है बजट तैयार कर देती है, और फाइनल होने पर बजट फिर फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा संसद में पेश किया जाता है। इस प्रकार से हमारे देश का बजट तैयार होता है। देश का बजट जो है अब संसद में पास कैसे होता है, बजट तैयार कैसे होता है वो हमने देख लिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे बजट तैयार करती है। संसद में कैसे पास होता है? संविधान का हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में बजट के बारे में बताया गया है। हमारे संविधान में बजट को नाम दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, ये बोला गया है। इसके तहत सरकार को अपने एक साल की कमाई और खर्चे का लेखा जोखा देना जरूरी होता है, ये संविधान में बोला गया है। ठीक है, और बजट क्या होता है, कौन से बिल की कैटेगरी में आता है? ये मनी बिल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बजट एक तरह का मनी बिल होता है, और ये एक साल के लिए बनता है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उस पीरियड के दौरान कितना खर्चा होगा, कितनी कमाई होगी, इस बेस पे बजट बनता है। और पेश कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो वित्त मंत्री है जो लोकसभा में बजट को पेश करेंगी, क्योंकि ये मनी बिल है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। लोकसभा में बजट पेश होता है और 1 फरवरी को होता है, और फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री इसको पेश करते हैं। और 1 फरवरी को क्यों करते हैं? वैसे तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है बजट, 2-3 महीने पहले इसलिए करते हैं कि अगर 1 अप्रैल तक बजट में कुछ बदलाव करने पड़े तो वो आसानी से हो जाए, इसलिए पहले से ही बजट तैयार कर लिया जाता है और पेश कर लिया जाता है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट का भाषण देते हैं संसद में, बजट में क्या क्या मुख्य प्रोविजन है वो बताते हैं। ठीक है, दोनों सदनों में फिर भाषण खत्म होने के बाद बजट को दोनों सदनों में रख दिया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में। और राज्यसभा बजट के बारे में सिर्फ चर्चा कर सकती है, वो इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकती, इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, बजट पेश होने के बाद फिर दोनों सदनों को 2-3 दिन तक बजट पर चर्चा की जाती है, और इस 2-3 हफ्ते के लिए दोनों ही जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसको स्थगित कर दिया जाता है। और इस दौरान क्या होता है कि 24 कमेटियां बनी हुई है संसद की, जिनको डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटियां बोला जाता है, वो बजट पर इन डेप्थ चर्चा करती है। वो चेक करती है कि बजट में कहीं कोई गलती तो नहीं है, पूरे 2-3 हफ्ते तक अच्छे से एनालिसिस करती हैं, और फिर अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं, और अगर सब कुछ सही है तो लोकसभा में बजट के लिए फिर वोटिंग की जाती है। और इस प्रकार अंत में भारत का बजट है जो लोकसभा में पास हो जाता है, फिर राज्यसभा में, और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भारत का बजट है जो संसद में पास हो जाता है। इस प्रकार बजट हमारे देश में पास होता है, ये इसका पूरा प्रोसीजर है। अब अगला प्रश्न में हम देखते हैं कि हमें मनी बिल का प्रोसीजर देखा कि कैसे पास होता है, सिंपल जो कानून रहते हैं वो कैसे पास होते हैं, और बजट कैसे पास होता है ये देखा। अब एक और बिल है संवैधानिक संशोधन बिल, जो एक अलग कैटेगरी है। मान लो अगर संविधान में हमें कुछ बदलाव करना है तो उसके लिए होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी संवैधानिक संशोधन बिल। उसको संसद में कैसे पास किया जाता है? तो संविधान में अगर संशोधन करना होता है तो उसके लिए पहले एक बिल लाया जाता है। ठीक है, वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। फिर इसे हर सदन में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, यानी 2/3 बहुमत से। लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से पास करना पड़ता है, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास करना होता है। दोनों ही जगह पर अगर 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, उसके बाद अगर यह बिल किसी राज्य या राज्यों के हितों को भी प्रभावित करता है तो हमारे देश के कम से कम आधे राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वहां से भी सिंपल मेजोरिटी से इसको पास करवाना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि राज्यों के अगर हित प्रभावित होते हैं तो उनसे भी सिंपल मेजोरिटी द्वारा ये बिल पास करवाना पड़ेगा। इसके बाद राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ये बिल पास हो जाता है और संविधान में जो संशोधन करना होता है वो कर दिया जाता है। इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जाते हैं। हमारे इसी बिल के थ्रू, इसी प्रोसीजर से चलते हुए हमारे संविधान में 100 से भी ज्यादा बार संशोधन किया जा चुका है। अब हमने एक टर्म देखी थी बजट पे, जो जैसे चर्चा करते वक्त की पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, यानी संसदीय समितियां होती है। वो क्या होती हैं और क्या उनका काम रहता है? जो संसदीय समिति होती है, संसदीय यानी पार्लियामेंट्री समिति यानी कमेटी, जो पार्लियामेंट के अंदर कमेटीज बनी हुई है कुछ, और उसके जो मेंबर्स रहते हैं वो संसद के ही सदस्य होते हैं। ठीक है, उनका एक पैनल है जिसे सदन द्वारा जिन्हें नियुक्त किया जाता है। ये क्या करती है कि ये सदन का जो अध्यक्ष होता है उसके अंडर में काम करती है और अलग अलग विषयों पर जांच करके अपनी रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, अब जो पार्लियामेंट में मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, वो ना तो इतने एक्सपर्ट होते हैं अपने सब्जेक्ट के और ना ही उनके पास इतना समय होता है, इसलिए कमेटीज बनाई गई हैं। कोई भी विषय है जैसे कि बजट है, उस पर इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए इन कमेटियों के पास भेजा जाता है। ये उसको अच्छे से चेक करती है, किसी भी विषय को, किसी भी बिल को, फिर अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती हैं। तो संसदीय समितियों के कार्य क्या रहते हैं? इनके कार्य बहुत सारे हैं, क्योंकि संसद है जो भारत के पूरे भारत देश के कानून वहां बनते हैं, इसलिए वहां के बहुत ज्यादा बड़े जटिल और विविध कार्य रहते हैं और सांसदों के पास इतना समय होता नहीं कि हर मामले की वो डिटेल में जांच करें। ठीक है, और ना ही उनके पास इतनी एक्सपर्टीज होती, तो ये संसदीय समितियां वहां काम आती हैं, ये जो कमेटीज होती हैं। ऐसे बिल इन कमेटीज के पास जब भेजे जाते हैं तो ये बारीकी से उनकी जांच करती है कि उनमें कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये अपनी रिपोर्ट सदन को भेजती हैं और इसीलिए इन समितियों को, इन कमेटीज को मिनी संसद भी कहा जाता है, क्योंकि संसद का असली जो कार्य है वो ये कमेटीज ही करती हैं। ठीक है, ये कानून बनाने में भी हेल्प करती है और सदन के दिन प्रतिदिन के कामकाज में भी काफी हेल्प करती हैं। किस प्रकार के कार्य करती हैं ये? जैसे कि बजट की स्टडी करना, 2-3 हफ्ते के लिए ये बजट की स्टडी करती हैं कि बजट में कोई गलती तो नहीं है। अलग अलग मंत्रालयों ने जो मांगी है, मान लो कि हमें इतने करोड़ रुपया चाहिए, जो मांगते हैं वो उसकी स्टडी करना कि कितना देना ठीक रहेगा। ठीक है, विभिन्न अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके वो जो खर्चा करते हैं उसको देखना, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना, तो ये कई सारे कार्य जो है संसदीय समितियां करती हैं। इस प्रकार ये संसद में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अच्छा, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। 1952 में हमारे पहले आम चुनाव हुए थे और पहली लोकसभा बनी थी और 1952 से 1956 तक पहले जो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। 2024 के जो आम चुनाव हुए हैं उसमें कौन सी लोकसभा का निर्माण हुआ है? 18वीं लोकसभा का। 1952 में हमारी पहली लोकसभा थी और 2024 में 18वीं लोकसभा का निर्माण हुआ है। और अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, श्री ओम बिरला। 2019 में जब आम चुनाव हुए थे, लोकसभा गठित हुई थी, उस टाइम पे भी ओम बिरला रहे थे 2019 से 2024 तक। और 2024 में जो लोकसभा गठित हुई है उसमें भी ओम बिरला जो अध्यक्ष बने हैं लोकसभा के। तो ये था हमारा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, हमने कवर किया भारत की संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट में कैसे काम होते हैं, कौन कौन से इसमें सदन होते हैं, उन सदन के सदस्य की संख्या क्या होती है, वहां के अध्यक्ष कौन होते हैं, क्या उनके कार्य होते हैं, कैसे कानून पास होते हैं, बजट कैसे पास होता है, संविधान में अगर अमेंडमेंट करना है, कुछ बदलाव करना है तो वो कैसे होता है, सब कुछ हमने इस वीडियो में जाना। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे देश की संसद के बारे में जानने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। और ये हमारी इंडियन पॉलिटी का 5th पार्ट था, आगे और भी पार्ट आएंगे। पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था को हम इसी प्रकार टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।